अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्योरिटन पीरियड के लिटरेचर को देखेंगे पोइट्स के हवाले से ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्योरिटन एज के पीरियड के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे वो क्या क्या थे। आज हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशनल पोइट्स कौन कौन से हैं, स्पेंसेरियन पोइट्स कौन कौन से हैं और मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन से हैं। ट्रांजिशन बेसिकली उस पीरियड को कहते हैं जो दो पीरियड्स के दरमियान में हो। पिछले पीरियड में एलिज़ाबेथन लिटरेचर में या रेनेसेंस की जो ट्रेडिशंस थी प्योरिटन उससे हटकर थी। इस पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो शुरू शुरू में प्योरिटन की जो पहला प्योरिटन एज जो है वो 1620 से लेकर 1660 तक की एज है। तो इनमें जो पहला स्कूल ऑफ थॉट आया पोइट्स के हवाले से वो ट्रांजिशन पोइट्स का था। एक प्रॉब्लम ये है कि कोई ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स नहीं थे जिसकी वजह से हम उनको क्लासिफाई करें कि ये इस स्टैंडर्ड की बेस पर वो ट्रांजिशनल पोइट्स हैं। अभी नए नए स्टैंडर्ड सेट हो रहे थे, यानी एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन से निकल रहे थे शोरा पोइट्स जो थे, और प्योरिटन एज अभी एस्टैब्लिश हो रही थी। तो जो शुरू शुरू के पोइट्स हैं उनको ट्रांजिशन पोइट्स कहते हैं। When one attempts to classify the literature of the first half of the 17th century from the death of Elizabeth, जो कि 1603 में है, to the Restoration period 1660 तक, he realizes the impossibility of the grouping poets by any accurate standard. ये वही बात है जो मैंने पहले की कि कोई accurate standard नहीं था। The classification attempted here have the small dependence upon the dates and the sovereigns, कि वो कोई किसी खास डेट के ऊपर या किसी बादशाह के पीछे नहीं है, and are suggestive rather than accurate. Thus Shakespeare and Bacon wrote largely in the reign of James I and their work is Elizabethan in the spirit. यही कि मतलब उन्होंने जेम्स फर्स्ट के पीरियड में लिखा। शेक्सपियर जो है 1616 में उसकी डेथ हुई है, तो वो जेम्स वन का पीरियड था। और शेक्सपियर की जो सारी मैच्योर लिटरेचर है वो 1600 से लेकर 1610 तक के पीरियड में है, और वो जेम्स वन का पीरियड है, लेकिन हम फिर भी उसको एलिज़ाबेथन लिटरेचर में शुमार करते हैं। And Bunyan is no less a Puritan because he happened to write after the Restoration period. और यही हाल जो है वो पोएट बुनियान का है जिसने प्योरिटन एज के बाद लिखा, यानी रेस्टोरेशन पीरियड में, लेकिन स्टिल वी कंसीडर हिम एज अ प्योरिटन पोएट। Similarly, the metaphysical जो poets का नाम है that is given by Dr. Johnson is somewhat suggestive but not descriptive of the followers of the John Donne. उसने मेटाफिजिकल पोइट्स का ये आगे चल के मैं बात करूंगा कि मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन से हैं। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो उसने सिर्फ नाम दिया डॉक्टर जॉनसन ने कि इस तरह के जो पोइट्स हैं वो मेटाफिजिकल्स हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स की कोई खास किस्म की डिस्क्रिप्शंस नहीं थी। इस तरह का पोइट अगर यही शायरी करेगा तो तभी वो मेटाफिजिकल होगा। The name Caroline a Cavalier poets bring to mind the careless temper of the royalist who followed the King Charles with a devotion of which he was unworthy. And the name Spenserian poets recall Spencer जो है एडमंड स्पेंसर जिसका नाम आपने सुना होगा, तो उसके जो फॉलोअर्स थे उसको स्पेंसेरियन पोएट्स कहते थे। स्पेंसेरियन पोएट्स रिकॉल द लिटिल बैंड ऑफ द ड्रीमर्स हु clung to Spencer's ideal. Even while his romantic medieval castle was battered down by the Saints and at the one gate and the Puritan at the other. At the beginning of this bewildering confusion of ideals expressed in literature, we note a few writers who are generally known as Jacobean poets, but whom we have called the transition poets, because with the later dramatists they show clearly changing standards of the age. उनमें सबसे important जो नाम है वो सैम्यूल डैनियल का है, जो कि 1562 में पैदा हुआ और 1619 में उसकी डेथ है। डैनियल who is often classed with the first metaphysical poets, यानी उसको पहला metaphysical poet भी कहा जाता है, is interesting to us for two reasons: for his use of artificial sonnet and for his literary desertion of the Spencer as a model for poets. यानी उसने स्पेंसर को फॉलो नहीं किया। His Dahlia, a cycle of sonnets, modeled perhaps after Sidney. Sidney जो है वो पहले का poet है। Astrophil and Stella helped to fix the custom of celebrating love and friendship by a series of sonnets
to which some pastoral pseudonym was affixed. In his sonnets, many of which rank with the Shakespeare, and in his later poetry, इसके ऊपर ज़्यादा influence जो था वो शेक्सपियर और सिडनी का था. Many of which rank with Shakespeare, and in his later poetry, especially the beautiful Complaint of Rosamund and his civil wars, he aimed solely to grace of expression. ये artificial sonnet से मुराद ये है कि basically उसने language को purify किया and became influential in giving to the English poetry a greater individuality and independence than it had ever known. In matter, he set himself squarely against the medieval tendency. जो medieval tendency आ रही थी, medieval कहते हैं पुराने ज़माने की ना, तो उसको उसने लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज के प्योरिफाइड एक्सप्रेशन के ज़रिए ग्रेस दी. ये उसकी एक लाइन्स हैं, तो आप ये देखें, कहते हैं लेट अदर्स सिंग ऑफ द किंग्स एंड द पैलेंडाइंस इन एज्ड एक्सेंट्स, यानी पुराने ज़माने के जो बादशाहों की तारीफ थी, उसमें पुराने जो पोइट्स थे वो बादशाहों की तारीफों में लिखते थे या क्वींस की तारीफ में लिखते थे. और एज्ड एक्सेंट्स मतलब पुराने ज़माने, एंड अनटाइमली वर्ड्स कि उनको उसी तरह गाने दें, लेकिन पेंट शेडोज इन इमेजिनरी लाइंस. वो कहते हैं कि जबकि माई फोकस इज टू पेंट शेडोज इन इमेजिनरी लाइंस, यही वो चीज़ है जो उसको आर्टिफिशियल, उसके सोनेट्स को आर्टिफिशियल बना देती. आपने वर्ड्सवर्थ की शायरी पढ़ी होगी, तो वर्ड्सवर्थ बेसिकली जाकर किसी फिनोमेने को देखता था, किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल उसने डैफोडिल्स को देखा, लेटर ऑन 5 साल बाद 10 साल बाद उसने डैफोडिल्स को रिमाइंड किया इमेजिनरी तौर पर, और दोबारा उसे उसने इस सेंस में लिया कि एज ही इज लुकिंग दैट फिनोमेना और सिचुएशन अगेन. तो इसने कहा कि इमेजिनरी जो है, किसी भी सिचुएशन के ऊपर इमेजिनरी तौर पर आप पिक्चर्स पेंट कर सकते हैं, अगर शेडोज पेंट कर सकते हैं, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ पोएट्री. This fling at the Spencer and his followers marks the beginning of the modern and the realistic school, which sees in life, जबकि स्पेंसर जो था वो रियलिज्म पर ज़्यादा बेस करता था, which sees in life as it is enough poetic material without the invention of allegories and impossible heroines ना. एलेगरी कहते हैं कि कोई ऐसी टेल जो कि डबल मीनिंग वो कर रही हो. फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम आप किसी हीरो की तारीफ में लिखें तो वो आपके रिलीजियस हीरो को भी साथ मतलब उसके पैरेलल चल रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एलेगरी. Daniel's poetry, which had forgotten soon after his death, has received probably more homage, उसको ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया गया उसके मरने के बाद, than it deserves in the praises of the Wordsworth, Southey, Lamb, and Coleridge. The latter says, read Daniel and the admirable Daniel, the style and the language. असल वजह क्या थी उसकी मशहूर होने की? The style and the language are just as such as any pure and manly writer of the present day would use. It seems quite modern in comparison with the style of Shakespeare. इसके बाद सॉन्ग्स राइटर्स आए. In the strong contrast with the above two distinct groups, the songwriters and the Spenserian poets जो थे, the close of the reign of Elizabeth was marked by the outburst of the English songs as remarkably in its sudden and development as the rise of drama. हमने शेक्सपियर की पोइट्री तो अभी नहीं देखी, शायद एक दो हमने उसके सोनेट्स भी देखे हैं, लेकिन अगर हम उसके ड्रामे देखें तो देवर ऑफ द किंग्स एंड द क्वींस ना. शेक्सपियर के ऊपर एक चार्ज ये भी है कि उसकी सारे ड्रामा जो हैं वो किंग्स एंड क्वींस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. सिमिलरली जो ये वाली शिफ्ट आई, अच्छा इसी तरह अगर हम प्योरिटन्स की बात करेंगे, अगला लेक्चर मेरा जो है वो जॉन डन के ऊपर होगा, तो उसकी टोटल शायरी जो है दैट इज रिलीजियस, रिलीजन बेस्ड, और जो उसके रिलीजियस आइडियल्स के ऊपर बेस्ड उसकी शायरी है. तो ये वो वाले सॉन्ग्स राइटर्स थे जिन्होंने वर्डली यानी कि जो जिंदा महबूबा होती है उसके ब्यूटीज़ के बारे में लिखा, रियलिज्म बेस्ड लिखा. टू कॉजेज एट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट, ये सडन डेवलपमेंट हुई सॉन्ग राइटर्स में. द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच instead of Italian verse and the rapid development of the music as an art. यानी इस
रेस्टोरेशन पीरियड में म्यूजिक एज ए आर्ट डेवलप हुआ, तो उसके लिए सॉन्ग राइटर्स चाहिए थे। As the close of the 16th century, the two songwriters best worth studying are Thomas Campion है, ये सॉन्ग राइटर था, एंड निकोलस ब्रीटन था। Like all the lyric poets of the age, they are a curious mixture of the Elizabethan and the Puritan standard। ये दोनों के दरमियान के, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन पोएट्स कहते हैं। They sing of the sacred and profane love with the same zest। zeal and zest कहते हैं ज़ौक़ और शौक होना। तो कहते हैं कि वो मुकद्दस यानी कि जो गॉड की, क्राइस्ट की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी जो रिलीजियस लव थी उसका, और प्रोफेन लव मीन वर्डली लव को एक साथ ही गाते थे। एंड अ केयरलेस लव सॉन्ग इज ऑफन फाउंड इन द सेम पेज विद ए प्ली फॉर द डिवाइन ग्रेस। उसके बाद स्पेंसर स्कूल ऑफ थॉट्स, स्पेंसरियन पोइट्स हैं। स्पेंसरियन पोइट्स वो हैं जिन्होंने स्पेंसर को एज ए आइडियल फॉलो किया। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम्स है वो फ्लिटचर का है और विदर का है। Of the Spenserian poets, Giles and Fletcher and Wither are the best worth studying। Giles Fletcher जो है वो 1586 में उसकी बर्थ है और 1623 में डेथ है। Has at a time the strong suggestion of Milton, who was also the followers of Spencer in his early years। यानी मिल्टन भी जो है वो स्पेंसर को फॉलो करता था। In the noble simplicity and majesty of his lines, his best known work, ये गिल्स फ्लेचर की मैं बात कर रहा हूँ, Christ victory and the triumph was greatest religious poem that had appeared in England since the Pious Plowman, and is not an unworthy predecessor of the Paradise Lost। The life of George Wither 588 में उसकी बर्थ है और 1667 में उसकी डेथ है। Covers the whole period of English history from Elizabeth to Restoration, and the enormous volume of his work, enormous कहते हैं बहुत सारा उसने काम लिखा, that covers every phase of literature of the two great ages। His life was a varied one, यानी कभी वो क्या होता था और कभी वो क्या। Now as a realist, a royalist leader against the conventators, and again announcing his Puritan conviction, यानी कभी वो Puritans की तरफ आ जाते, and the suffering in the prison for his faith, और लेटर ऑन उसे कैद कर लिया गया था, यानी वो दोनों साइडों पे गाता था। एट हिज बेस्ट विदर इज अ लिरिक पोएट ऑफ द, लिरिक कहते हैं जो शायरी के हवाले से, पोएट ऑफ द राइम स्कीम के हवाले से इसे लिरिक पोएट कहते हैं। ग्रेट ओरिजिनलिटी रेजिंग एट द टाइम्स टू अ पॉजिटिव जीनियस, बट द बल्क ऑफ हिज पोएट्री इज intolerably dull। The students of this period find him interesting as an epitome of the whole age in which he lived, but the average reader is more inclined to note with the interest that he published in 1623 hymns and the songs of the church। ये hymns हमद को कहते हैं, यानी उसने 1623 में हम और चर्च के सॉन्ग्स लिखे, जो कि एवर फर्स्ट हाइम बुक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एंड पर आते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स की मैं आपको यूँ समझाता जाऊँ जिन्होंने एग्जैजरेट किया पोएट्री में। उन्होंने सिर्फ एग्जैजरेट पोएट्री में नहीं किया, बल्कि साइंटिफिक इन्वेंशंस के थ्रू भी उन्होंने अपनी पोएट्री को एग्जैजरेट किया। इनका जो सबसे बड़ा लीडर था वो जॉन डन है, और ये मेटाफिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस किसने करवाई, वो डॉक्टर जॉनसन है। और उसने मजाक में यानी ह्यूमर के अंदाज में कहा था कि इस तरह के जो शायर हैं वो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटा और फिजिकल का मायने क्या है। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, और फिजिकल का माना होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस में, यानी ऐसे शोरा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस से, फिजिकल लिमिटेशन से बढ़ के पोएट्री कर रहे थे, किसी के फिजिकल लिमिटेशन से, हदूदों को यूज से आगे निकल के शायरी कर रहे थे, उनको मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम दिया। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उससे आपको मेटाफिजिकल समझ आ जाएगा कि किस तरह, और उन्होंने अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा कंसीट्स यूज़ किए। कंसीट्स कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को तोड़ मोड़ के आपस में मिला देना, दैट इज़ कॉल्ड द इन फार फेच्ड आइडिया। कंसीट कहते हैं बहुत दूर के आइडिया को मिला के किसी और के साथ जोड़ देना, दैट्स कॉल्ड द फार फेच्ड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि
न जाने दो मगज को बाग में, न हक परवाने का खून होगा। मगज कहते हैं शाहिद की मक्खी। इसमें वो कहता है कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दो, न हक परवाने का खून होगा। मतलब कैसे कि शहद की मक्खी जो है वो बाग में जाएगी, बाग में वो रस चूसेगी, रस चूसेगी तो उससे शहद बनेगी, शहद बनेगी तो उससे मोम बनेगी, मोम से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती से जो है मोमबत्ती जलेगी, और जलेगी तो परवाना उस पर जाएगा और परवाने का नाहक खून हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि परवाने का ना हक खून ना हो, तो आप उस शहद की मक्खी को बाग में न जाना। ये इतना बड़ा एक लंबा फार फेच्ड आइडिया। तो इसी तरह जॉन डन की जो शायरी है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना। रिलीजियस पोएम्स हैं और उसकी, और फिजिकल लव की जो वर्डली लव पोएम्स हैं, दो हैं। यानी उसने जो अपनी महबूबा के हक में लिखे के बारे में लिखा, दैट्स कॉल्ड द लव पोएम्स, और जो उसने डिवाइन के उस सेंस में लिखा तो दैट्स कॉल्ड द डिवाइन पोएम्स। तो इसके इस ट्रेडिशन के, यानी जॉन डन की ट्रेडिशन के ऊपर और भी बहुत सारे शोरा ने लिखा, उनका नाम अभी हम आगे लेंगे। दिस नेम विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर जॉनसन इन डेरिजन, डेरिजन कहते हैं ह्यूमर के सेंस में, मजाक के सेंस में, छेड़ने के लिए उनको ये नाम दिया कि ये मेटाफिजिकल है, बिकॉज ऑफ द फैंटास्टिक फॉर्म ऑफ डन्स पोएट्री is often applied to all minor poets of the Puritan age. We use the term here as in a narrower sense, excluding the followers of Daniel and that later group known as Cavalier poets. इन उनको हम इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स में शुमार नहीं करते। इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स में ये शो रहा है। इट इंक्लूड्स डन, हर्बर्ट, वेलर, डेनहम, कॉले, वुगान, Dennett, Marvel, and Crash. The advanced students find them all worth of study, not only of their occasional excellent poetry, but because of their influence on the later literature. Thus Richard Crash जो था 1613 में उसकी बर्थ है और 1649 में उसकी डेथ है। द कैथोलिक मिस्टिक था, मिस्टिक कहते सूफी टाइप के बंदे को ना, इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हिज ट्रबल्ड लाइफ इज सिंगुलरली like Dunn's, and his poetry is at times like Herbert's set on fire. एब्राहम कॉलेज जो था 1618 में उसकी बर्थ है और 1667 में उसकी डेथ है, who blossomed young and who at the age of 25 was proclaimed the greatest poet in England, is now scarcely known even by the name. But his pedantic odes जो थे set an example which influenced English poetry throughout the 18th century. इसी तरह हेनरी वुगान जो था is worthy of the study because he is in some respect the forerunner of Wordsworth. ना उसने वर्ड्सवर्थ की शायरी की forerunner है। एंड एंड्रयू मार्वेल जो था बिकॉज ऑफ हिज लॉयल फ्रेंडशिप, ये मैं उनका लेटर ऑन के उन मेटाफिजिकल पोएट्स का आने वाले शोरा के ऊपर क्या असर पड़ा, तो इस वजह से वो सिग्निफिकेंट थे। Because of his loyal friendship with Milton and because of his poetry shows the conflict between the two schools of Spencer and Donne, एंड्रयू मॉवेल जो था वो इस हवाले से मशहूर था। फिर एडमंड वेलर है, 1616 में उसकी बर्थ है और 1687 में उसकी डेथ है। स्टैंड्स बिटवीन द प्यूरिटन एज एंड द रेस्टोरेशन। He was the first to use consistently the closed couplet which dominated our poetry for the next century. इनका असर अगली पूरी सेंचुरी तक रहा, सेंचुरी में आने वाले शोरा के ऊपर रहा। By this and especially by his influence over Dryden, the greatest figure of the Restoration period, he occupies a large place in Edmund Weller जो है in our literature than a reading of his rather tiresome poetry. उसकी शायरी तो थका देने वाली है, लेकिन उसका आने वाले शोरा के ऊपर असर बहुत ज़्यादा था, would seem to warrant. Of all these poets, each of whom has his special claim, we can consider here only Donne and Herbert, who in different ways are the types of revolt against earlier forms and standards of the poet. In feeling and imagery, both are poets of the high order, and in style and expression,
They are the leaders of the fantastic school whose influence largely dominated poetry during the half century of the Puritan age. इनके सबसे जो बड़ा नाम जो रहा है उनका प्योरिटन एज में, इन तीन के सिग्निफिकेंट पोइट्स हैं। उनमें एक हो गया ट्रांजिशन पोइट्स, दूसरा स्पेंसरियन स्कूल ऑफ पोइट्स हो गया, स्पेंसर उसमें आ गया, और तीसरा मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट हो गया या मेटाफिजिकल पोइट्स हो गए, जो कि प्योरिटन एज में डोमिनेंट रहे। अगले लेक्चर में मैं जॉन डन के ऊपर भी अलहदा बात करूंगा, हर्बर्ट के ऊपर भी अलहदा बात करूंगा, और उसमें जॉन मिल्टन के ऊपर पूरा एक मैं अलहदा लेक्चर तरतीब दूंगा, जिसमें हम रिलीजियस हवाले से जॉन डन की पोइट्री को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।